बीजेपी ने 9.5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया है। हरियाणा अब हिसाब मांग रहा है और ये हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये शब्द हैं हरियाणा में रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा चर्चित चेहरा है और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब नामक कार्यक्रम की शुरुआत करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मजबूती यहां पर देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करवाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सियासी दाव ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल दिया गया है। करनाल से लोकसभा के सांसद, केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दीपेंद्र हुड्डा हिसाब मांग रहे हैं और ये भ्रष्टाचार का हिसाब भूपेंद्र हुड्डा को देना ही पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पर हरियाणा में कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेताओं की नाराजगी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के यहाँ पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं सख्त दिखाई दे रही है। और आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से वापसी करती हुई नजर आई है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ा तंज कसा है। इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर का ये भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के सियासी समीकरण यहाँ पर हरियाणा में बनते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि किन चुनौतियों का बीजेपी को सामना करना पड़ सकता है और किन चुनौतियों पर कांग्रेस पार्टी खरी उतरती हुई नजर आ रही है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से ही शुरुआत करते हैं। पहली चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी में हुड्डा गुट का दबदबा देखने को मिला। हुड्डा गुट के समर्थित तमाम जो है प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, चाहे हिसार से वर्तमान में सांसद बने जयप्रकाश हों, सोनीपत से सांसद बने सत्यपाल ब्रह्मचारी हों, महेंद्रगढ़ भिवानी से रावदान सिंह हों, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह हो, या फिर इसके अलावा भी तमाम वो चेहरे, वरुण मुलाना जैसे चेहरे और दिव्यांशु बुद्धिराजा जैसे चेहरे जिन्होंने करनाल और अंबाला सीट से चुनाव लड़ा, तो उन पर यहाँ पर मजबूत सियासी आधार देखने को मिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और हाईकमान में उनकी तोती बोलती हुई नजर आई। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर पूरा ये माहौल जो तैयार किया जा रहा है, इस पूरे माहौल में अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हरियाणा में और ज्यादा डैमेज ना हो। लोकसभा के चुनाव में 48 ऐसे हलके रहे जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई, 43 ऐसे हलके रहे जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। यानी कि यदि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, पूर्ण बहुमत से भी आगे उनके पास नंबर गेम दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी एक बड़ा यहां पर पॉलिटिकल कार्ड खेलने जा रही है। 25 से 30 ऐसे उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा जो उम्मीदवार पहली बार ही विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, क्योंकि 2019 में हमने विधानसभा के चुनाव के दौरान देखा कि दिग्गज महारथी भारतीय जनता पार्टी में जो मौजूद थे, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बात करें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, ये वो चेहरे थे जिनको हार का सामना करना पड़ा और हार का सामना करने का खामियाजा बीजेपी को कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ा कि 40 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का रथ रुकता हुआ नजर आया। सरकार चलाने के लिए 46 विधायकों की आवश्यकता होती है और 10 विधायक यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई गई। लेकिन ऐसे में अब एक्सपेरिमेंट तो बड़े किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को तो चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है, लेकिन 2021 में जो 2021-22 में जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ था और वर्तमान में भी किसानों का जो धरना हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है, क्या किसानों की नाराजगी को बीजेपी शांत कर पाएगी? पिछले दिनों जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में एक विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आने वाले वक्त में तमाम फसलें जो है
वो एमएसपी पर खरीदने का हम काम करेंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। यानी कि साफ तौर पर नायब सिंह सैनी जिस तरीके की रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उन रणनीतियों के आधार पर आगामी वक्त का पूरा माहौल तय किया जाएगा। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये पूरा सियासी माहौल तय करते हुए नजर आएगी, बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है। और बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी वक्त जो है काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और तमाम जो सत्ता से रुखसत पार्टियां हैं वो उस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अकेले बहुमत से यहां पर सरकार बनाने की उम्मीदें नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का यहां पर गठबंधन हो चुका है। जननायक जनता पार्टी भी 80 के 80 यहाँ पर माफ कीजिए 90 के 90 विधानसभा सीटों पर जो है अकेले परचम लहराने की बात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुरुग्राम से जो लोकसभा सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, कुर्सी को लेकर के लगातार बड़े बयान देते जा रहे हैं। हरियाणा में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये पूछा गया नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कि क्या आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलेगी, तो उस वक्त राव इंद्रजीत सिंह का साफ तौर पर यह कहना था कि मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन इलाके के लोगों की मांग है कि सीएम की कुर्सी हमें मिलनी चाहिए, इसलिए कुछ भी फैसले लेने को तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि 4 जून के बाद हरियाणा में जो है सियासी मानचित्र बदलता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी यदि बड़े फैसले यहाँ पर पार्टी संगठन के नेताओं की मौजूदगी के चलते नहीं ले पाती है, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पिछले दिनों यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा कहा गया कि वह प्रदेश की सरकार के खिलाफ धरना देने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने जिस तरीके से गुरुग्राम के वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सवाल उठाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुरुग्राम में थोड़ी सी बरसात होते ही इतना पानी भर जाता है कि स्मार्ट सिटी का दर्जा पाने वाला गुरुग्राम एक नॉर्मल सिटी की तरह भी कहीं ना कहीं उससे भी उसके हालात बदतर हो जाते हैं। जिस पर यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए राव इंद्रजीत सिंह नजर आते हैं। सरकार से भी अपील करते हैं कि हरियाणा सरकार पूर्णतया से गुरुग्राम की परिस्थितियों पर अपनी नज़र बनाए, पूर्णतया से यहाँ पर जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। इसके साथ ही बंधवाड़ी गांव में जिस तरीके का जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बंद पड़ा है, उस प्लांट को भी शुरू करके और उस वेस्टेज को ख़त्म किया जाए, क्योंकि करीब 12 लाख टन कचरा बंधवाड़ी गांव में जो है इकट्ठा हो चुका है। और उन्होंने कहा कि यदि ऐसा 15 अगस्त तक कोई फैसला नहीं किया गया तो फिर वह ग्रामीणों के साथ खुद ही यहाँ पर सरकार के खिलाफ धरना देने को लेकर के मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में आने वाला वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीतियां बना पाती है, नायब सिंह सैनी जो कि हर नए दिन नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने की बात करते हुए नजर आते हैं, वो किस तरीके से फैसले लेंगे, बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। और इस चैलेंज के बीच किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिशें की जा रही है वो माहौल यहाँ पर काफी प्रतिकूल नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। देखना यह होगा कि क्या वाकई में बीजेपी तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी 10 साल के सूखे को खत्म करके यहां पर नया इतिहास लिखने को अग्रसर होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।